आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पे हमारी कोशिश है कि आप भी शेयर बाजार के साथ जुड़े और भले ही आप वो स्टॉक खरीद कर करना चाहें या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के जरिए करना चाहें। इस शो में हम पड़ताल करते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, और इस शो से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड आपके स्क्रीन पर आएगा, उसे स्कैन करना है और उस QR कोड के जरिए आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और बाद में वहाँ सवाल अपने आप पहुँचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम सोशल मीडिया पर से भी आपके सवाल जो हैं शो में शामिल करते हैं, और YouTube पर अगर आप देख रहे हैं हमें तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवाल हम शो में शामिल करें और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको सही राह दिखाएं और सही सलाह दें। आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब के लिए हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। हर्ष, आपका स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे साथ पहले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध ठाकुर, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। ओके, तो आपने अपने बेटे के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, ये आपने सवाल पूछा है। 10,000 रुपए हर महीना आप निवेश करना चाहते हैं। आप ये want to start with 10,000 initially, then gradually he will increase the, yeah. ठीक है, तो निवेश आपके बेटे ही करेंगे, आप बस उनके लिए फंड जानना चाहते हैं? राइट। ओके, परफेक्ट। ऑलराइट, आप करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? हाँ, मेरा कुछ पुराना है। हाँ में है, पुराना इन्वेस्टमेंट कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। शेयर बाजार से आप परिचित होंगे और उसकी सीख आपने अपने बेटे को भी दी है, क्या मैं ऐसा मान के चलूं? हाँ, थोड़ा बहुत, यस। थोड़ा बहुत, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने बेटे को सही राह दिखा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई सवाल पूछना हो तो आपके बेटे हमसे फ़ोन पर बात करें और उनको हम सीधा उनसे मुखातिब होकर उनको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की राह दिखाएं। बहरहाल सवाल बहुत छोटा सा है, 10,000 रुपये से शुरुआत करनी है हर्ष उनको अपने इन्वेस्टमेंट की, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये लंबी अवधि का ही निवेश होने वाला है क्योंकि इनके पिताजी को शायद एक्सपीरियंस है शेयर बाज़ार का और वही तालीम इन्होंने अपने बेटे को भी दी होगी। तो बताएं कहाँ निवेश कर सकते हैं? यस कविता, आपने एकदम सही कहा कि ये एक 21 साल की उम्र में अगर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और ठाकुर साहब अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जितनी जल्दी आप शुरू करें तो ये बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, ये अच्छी चीज है कि आप अपने बेटे को समझा रहे हैं कि 21 साल की उम्र से मान लीजिए अगर कुछ कमाई कर रहे हैं अभी तो उसमें से सेविंग करना, तो एक है इन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके लिए काम करेगा, और दूसरा है कि इन्हें एक अच्छी सेविंग्स हैबिट की एक अच्छी सेविंग्स हैबिट मिलेगी। अभी क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं, आप भले ही एक्सपीरियंस्ड हो, मेरा सजेशन ये होगा कि आपके बेटे को फिलहाल इंडेक्स फंड से शुरू कराइए ताकि वो मार्केट की वोलेटिलिटी को खुद समझ सके कि मार्केट किस तरह काम करता है। मार्केट में अगर आप SIP कर रहे हैं तो वो वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज करता है। तो पहले इन्हें इंडेक्स फंड से शुरू करने दीजिए, जैसे जैसे इन्हें खुद को एक्सपीरियंस आने लगेगा तब ये एक्टिव फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो 2 इंडेक्स फंड आपको बता रहा हूँ, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। तो दोनों इंडेक्स फंड ही दे रहा हूं मैं आपको, तो आप उससे शुरू करिए। 10,000 को इस तरह डिवाइड करिए, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड और निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज में करेगा और मिड कैप की सारी 150 कंपनियों में करेगा। जैसे जैसे आपके बेटे को एक्सपीरियंस आता है और एक कंफर्ट आने लग जाता है तब वो एक्टिव फंड मैनेजर जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज एक एनकरेज करिएगा कि जैसे आपके बेटे की इनकम साल भर साल बढ़ती रहती है तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइएगा। तो ये भी एक तीसरी आदत है जो आपको उनको डालनी होगी, और अगर वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत जल्दी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे कंपेयर टू अदर्स, और इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और गुड मनी हैबिट्स की आपने जो आदत दी है वो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब, कोई सवाल आपने पूछना है हर्ष से? नहीं, 2 फंड्स तो मालूम पड़ा। देन ग्रेजुअली इनको इंक्रीज करना है तो आई विल फर्दर पूछूंगा। टू स्टार्ट विद आई विल इन्वेस्ट 5,000। या हाँ बिल्कुल सर, अभी शुरुआत तो कर लीजिए। आपको जी सेंसेक्स फंड बताया, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड और निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड बताया जा रहा है। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल हम YouTube के जरिए लेंगे, और हर्ष ये सवाल हिमांशु शाह का है और इन्होंने अपनी बहन के भविष्य के लिए जो है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सवाल पूछा हुआ है।
ये अपनी बहन का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं और स्कीम्स इनके पास है HSBC वैल्यू फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप है इनके पास। इनको 3,000 की SIP और करनी है। कुछ फंड्स में इनकी जो 2 फंड्स है वो काफ़ी पुराना निवेश है, मतलब एक में 45 महीना बताया और एक में 20 महीना का निवेश इनका चल भी रहा है। और इसके अलावा इनको और निवेश करना है 3,000 रुपये का। फ़ोन लाइन पर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं क्या वजह हो सकती है इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के पीछे, या केवल यही 2 फंड्स है जिसकी जो इनके लिए कंसर्न है, इसके अलावा भी कोई फंड्स है या नहीं उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो बताएं आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सर देखिए कविता, HSBC वैल्यू फंड जो है वो HSBC के दायरे में आया था जब L&T म्यूचुअल फंड को मर्ज किया गया। सो L&T वैल्यू फंड ने जब L&T को HSBC के साथ मर्ज किया गया तब ये वैल्यू फंड बना HSBC वैल्यू फंड। सो L&T वैल्यू फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो आप फिलहाल मेरी सलाह रहेगी कि अब क्योंकि ये HSBC मैनेजमेंट के अंडर में है, आप इसे 2 क्वार्टर के लिए और फर्दर रिव्यू में रखें, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कंटिन्यू करें। 2 क्वार्टर बाद आप ना इसे फिर से एक बार रिव्यू करिए कि ये बाकी के जो वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स है उसके बराबर में कैसे परफॉर्म कर रहा है अंडर द न्यू मैनेजमेंट। तो फिलहाल HSBC वैल्यू फंड के लिए यही सलाह है कि कंटिन्यू करें, 6 महीने बाद 2 क्वार्टर बाद फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। जहां तक फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड का सवाल है, ये भी बहुत लंबी अवधि का फंड है और इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस फंड में 2 साल पहले करीबन फंड मैनेजर का बदलाव हुआ था और सीनियर मैनेजमेंट में हम बहुत सारी चेंजेस देखे थे। जो फ्रैंकलिन टेम्पररी म्यूचुअल फंड में जब इनकी डेट स्कीम्स बंद हुई थी उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि इनको एलोकेशन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर देखें कि भाई फ्रैंकलिन में जो बदलाव हुए हैं और जो डेट फंड का उनका जो एपिसोड हुआ था उसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस हुई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि ये एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें और एक वैल्यू फंड में करें। सो इनके पास एक वैल्यू फंड ऑलरेडी है जो हमने 2 क्वार्टर्स का रिव्यू में रखा है, और एक मल्टी कैप फंड ऐड करें। तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड की जगह पे ये ICICI अप्रूव मल्टी कैप फंड को अगर जोड़ते हैं तो इनका एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड हो जाएगा और एक मल्टी कैप हो जाएगा जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल सब आ जाएंगे इनके पोर्टफोलियो में। चलिए, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ पर इनको एक मल्टी कैप फंड आप रेकमेंड कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और विपिन शर्मा साहब हमारे साथ नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं। विपिन, स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से अभी दोपहर हो रही होगी वहाँ पर। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। It is around 1 o'clock. 1 o'clock, ऑल राइट विपिन, तो आपने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा हुआ है और क्वांट मिड कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI अप्रूव भारत 22 फंड ऑफ फंड, SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है आपके पास पोर्टफोलियो में। और आप और कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं? I would like 15 to साल। spend next 15 years. 15, ओके। एंड 10 करोड़ का अमाउंट कोई खास फाइनेंशियल गोल के तहत आपने तय किया है? Yes, 10 crore would be fine for my retirement in Netherlands. So that's what I'm thinking. ओके। विपिन, मुझे ये भी आपसे पूछना है कि ये फंड्स किसी ने आपको रेकमेंड किए हैं? नहीं, रिकमेंडेशन नहीं की. I did my own analysis based on my experience. अच्छा. And I also watching your channel as well. So based on the combinations and most of my friends also investing in the mutual funds. So I do discuss with them based on that, I understand which is good. But I would like to have थोड़े ज़्यादा, हाँ, वो तो चेकअप तो हम कर ही रहेंगे। तो मुझे वही जानना था कि आपने अगर किसी से सलाह ली है तो क्या आपको थोड़े ज़्यादा नहीं लगते ये फंड? पर बहुत अच्छा लगता है जब निवेशक खुद इतना होमवर्क करते हैं और आप न सिर्फ चैनल देखते हैं बल्कि आपके आसपास भी काफ़ी जागरूक लोग हैं जिनसे आप सलाह मशवरा लेते हैं। तो हैंड्स ऑन अप्रोच है आपकी अपने पोर्टफोलियो में, वो बहुत अच्छी बात है। और फंड्स आपको कितने कम करने चाहिए और कैसे आपका टारगेट पूरा होगा, उसके लिए हर्ष आपको सलाह देंगे। हर्ष, कुछ फंड्स जिनमें से शायद निवेश रोका जा सकता है फिलहाल? जी हाँ कविता, सो 2-3 ऑब्जर्वेशन है। पहली बात कि अगर इनका करंट कॉर्पस जो 3 साल से इन्होंने इकट्ठा किया वो करीबन 15 लाख रुपए, ये उन्होंने बताया है कि आज तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 15 लाख है और हर महीने का ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सो अगर मैं विपिन जी इसे एक्सपोलेट करूं कि अगले 15 साल में अगर 12% से ग्रो करता है तो आपका कॉर्पस करीबन 6 करोड़ रुपया होगा। सो आपको चाहिए 10 करोड़, तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो हर महीने का है वो बढ़ा के करीबन 2 लाख रुपया करना होगा। तब जाके यू विल अक्यूमुलेट द कॉर्पस ऑफ 10 करोड़ दैट यू लुकिंग एट। एक ऑब्जर्वेशन और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आपने अभी अपने सवाल में कहा कि 10 करोड़ आपको नेदरलैंड्स में रिटायर होने के लिए काफी होंगे, तो उस हिसाब से अपना 10 करोड़ आपने इकट्ठा करने का जो कॉर्पस बनाया है। बट कीप इन माइंड कि आपका ये फॉरेक्स का जो डेप्रिसिएशन है, आप इंडियन रुपीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो 10 करोड़ अगर आप इकट्ठा करते भी तो इंडियन रुपीज में होगा। सो फॉरेक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो भी शायद आपको, क्योंकि यूर एन एनआरआई एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, looking to use the money in Netherlands. So then you will have to keep in mind the forex depreciation as well. So वो एक फैक्टर और कंसिडर करके अगर हम इंडियंस की प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन के साथ में फॉरेक्स डेप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखना होगा। नाउ आपके जो स्कीम्स हैं, आपने करीबन 8 स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर मैं अपने आप में देखूं तो 8 स्कीम्स ठीक है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल एज अ पोर्टफोलियो को देखूं तो उसमें डुप्लीकेशन है। इसमें स्कोप है कि आप थोड़ा पोर्टफोलियो कम कर लें, स्पेशली क्योंकि आप इंडिया के बाहर हैं और डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो केवाईसी के गाइडलाइंस चेंज हुए थे उसमें काफी एनआरआईज को तकलीफ हो रही थी जब उनका केवाईसी ऑन होल्ड या वेरीफाइड पे चला गया था, वैलिडेटेड नहीं हुआ था, क्योंकि काफी लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो जितनी कम स्कीम्स रखेंगे आपके लिए मैनेज करने के लिए भी आसान होगा। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तो आप उसे फुलफिल कर सकते हैं कंपेयर टू 8 स्कीम्स। और 5 स्कीम में अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन पूरा पर्पस पूरा हो रहा है, फंड मैनेजर भी आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू हैव 8 स्कीम्स और 9 स्कीम्स इन योर पोर्टफोलियो। आपका भी जो 1 लाख रुपए है वो आप इस तरह से इन्वेस्ट करें। 5 स्कीम बता रहा हूं जिसमें आप 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये सारी स्कीम्स आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही है। सो अगर आपका केवाईसी में कुछ इशू है तो भी आप इन्हीं स्कीम्स में, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आपका वेरीफाइड स्टेटस है या कुछ भी, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू कर सकते हैं। अमाउंट से बदलना होगा आपको। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 20,000, आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 एफओएफ में 20,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन 5 स्कीम्स में आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करें, आपका 1 लाख रुपया हर महीने का इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास स्कीम्स है उनमें से रिडीम कर लें और इन्हीं 5 स्कीम में कंसोलिडेट करके आप अपना पोर्टफोलियो आगे जाते हुए बढ़ाइए। लेकिन आपको आपका एसआईपी बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आप अपनी एसआईपी डबल करते हैं आगे जाते हुए तो भी इन्हीं स्कीम्स में आप अपना एसआईपी डबल कर सकते हैं, और कोई नई स्कीम जोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और राइट विपिन, काफ़ी विस्तार से आपको हर्ष सलाह दे दी है। कोई सवाल आपको पूछना है उनसे? No, thank you very much. But there is one more question. Question is, do I need to stop my excess blue chip fund? मेरे ख्याल से इसमें आपको पैसे हाँ निकालने की भी सलाह दे दी है, राइट हर्ष? 5 स्कीम बताइए, आपको अभी आगे जाते हुए सिर्फ इन 5 स्कीम में कंटिन्यू करना है, और इसके अलावा आपके पास 3 स्कीम है, क्वांट मिड कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सिस ब्लू चिप। इन तीनों में से आप एग्जिट करेंगे और पूरा रिडीम करके इन्हीं 5 स्कीम में री इन्वेस्ट कर देंगे। विपिन, अगला सवाल मैं लूंगी यूट्यूब से पवन शर्मा का, और इन्होंने अपनी 15,000 के एसआईपी के लिए कुछ फंड्स दिए हुए हैं। फंड्स की डिटेल्स हर्ष आपके पास है, मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज हमारा समय निकल जाएगा ज़्यादा, लेकिन इन्हें जो है 5,000 के एसआईपी की शुरुआत और करनी है। तो पूछ रहे हैं कि एक तो फंड्स जितने हैं वो ठीक हैं और निवेश बढ़ाना है तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, मैं इनका है ना 4 स्कीम्स में पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर रहा हूँ, और मोटा मोटी मैं जो इनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है वही ले रहा हूँ, वही स्कीम्स ले रहा हूँ। पराग पारेख में अभी ये 5,000 करेंगे, जहां पे पहले ये इसमें 3,000 कर रहे हैं। अमाउंट और स्कीम दोनों का नाम बता देता हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000, टाटा लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, ये मैं स्कीम बदल रहा हूँ। जो कोटक में इनके पास फोलियो है, स्कीम बदल रहा हूँ, इनके पास बिजनेस साइकिल्स फंड है तो उसकी जगह पे मैं कॉन्ट्रा फंड दे रहा हूँ। और कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड में 5,000। 4 स्कीम्स हैं जिसमें 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 पूरा हो जाएगा। बाकी की स्कीम्स में से रिडीम कर लें और इन्हीं 5 में ये कंसोलिडेट कर लें, ये इनके लिए सलाह रहेगी।
अगले दर्शक का भी सवाल मैं लूंगी। राहुल कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन जो सवाल इन्होंने भेजा हुआ है जिसके मुताबिक रिटायरमेंट के लिए 3 CR का इनको कॉर्पस खड़ा करना है और फिलहाल 42 साल के हैं, 55 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं और अभी फिलहाल 25,000 रुपये हर महीना ये निवेश कर सकते हैं। राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। राहुल, आपका सवाल हम शो पर ले रहे हैं। सवाल मैंने पढ़ दिया है। आपने इससे पहले कभी भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं किया है? नहीं, इसके पहले हमने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है। चलिए, और 3 करोड़ आपके लिए पर्याप्त होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो आपके खर्चों का आकलन है वो आपने कर लिया है, राइट? हाँ जी, मैं अब 55 ईयर का एक टेंटेटिव टारगेट लेके चल रहा हूँ, जिसके लिए मेरे पास अप्रोक्स 14 से 15 साल है ना? जी। एंड मैं कॉर्पस करना चाहता हूँ 3 CR का। ठीक है, ऑलराइट। हर्ष, बताएं। आपने बताया कि 55 में आपको रिटायर होना है और आपके सवाल में आपकी एज दी गई है 42 साल। सो करीबन आपके पास 12-13 साल है जहां आपको ये पैसे इकट्ठा करके तैयार रखने होंगे। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 25,000 रुपया हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं और ये 12% से ग्रो करता है, तो आप 12 साल बाद जो आपके रिटायरमेंट के मान लीजिए 1 साल पहले तक जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा, वो करीबन आपके पास 80 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए, तो आपको जो अमाउंट हर महीने का इन्वेस्ट करना होगा वो करीबन 95,000 इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपका 3 करोड़ का कॉर्पस है वो पूरा होगा। अब आपके स्कीम्स पे आ जाते हैं। मैं 5 स्कीम का आपका एक पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ जिसमें आप 5,000 रुपए हर महीने का भी इन्वेस्ट करेंगे और जैसे जैसे आपको अगर बढ़ाना भी होगा तो आप इन्हीं स्कीम से बढ़ा सकते हैं। आपको अलग अलग कैटेगरी के मैं आपको स्कीम्स दे रहा हूँ। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। इन 5 स्कीम में फिलहाल आप 5,000 से शुरू करिए तो आपका 25,000 इन्वेस्ट हो जाएगा और जब आपको बढ़ाना होगा तो इन्हीं स्कीम से बढ़ा लीजिएगा। तो आपको और नई स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत ना पड़ेगी और यही चीज आप कंटिन्यू करिए आपके रिटायरमेंट तक, जो 55 साल का है। अगर इकट्ठा हो जाता है कॉर्पस तो वेरी गुड, नहीं होता है तो आपको अपनी रिटायरमेंट की एज शायद थोड़ी बढ़ानी पड़े। 55 में शायद 3 करोड़ नहीं इकट्ठा होगा, तो जैसे आपको जितना साल और लगे शायद आपको और काम करके और इन्वेस्ट करके आपको आपका कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। फैक्ट राहुल, आपको कुछ सवाल पूछना है हर्ष से? हाँ जी, हाँ जी, हर्ष बस इसमें एक चीज और बताइए कि अगर इन केस मेरे पास बिसाइड जो आपने मुझे प्लान सजेस्ट किया है उसमें एसआईपी के, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 50,000 या 60-70,000 का 6 मंथ्स में एडिशनल कुछ कॉर्पस इकट्ठा होता है, तो क्या मैं इन्हीं में लमसम में डाल सकता हूँ या कैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज आपने 95 का बोला कि जी हर्ष। जी हाँ, सो राहुल एब्सोल्युटली राइट। सो ये आपकी एसआईपी चल रही है, ये तो अपनी तरफ चलने दीजिए। जैसे आपको बीच में कभी भी लमसम आता है तो वो लमसम को आप डिवाइड करके इन्हीं 5 स्कीम में टॉप अप के रूप में एक बार के, इट्स ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपका कोई कमिटमेंट नहीं होता कि आपको लमसम वापस एक पीरियड में करना है। जैसे आपके लमसम आता है आप इनमें इन्हीं स्कीम से टॉप अप करते रहिए और एसआईपी अपनी चलती रहेगी। जब आपको ऐसा लगता है कि आप मंथली कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं, एसआईपी बढ़ा सकते हैं, तब आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइएगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5,000 की एसआईपी 10,000 कर दी, वो आपका एक कमिटमेंट हो जाता है हर महीने का। आप वो कमिटमेंट नहीं लेना चाहते तो 5,000 की कंटिन्यू करिए। जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है वो लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर आप 5,000 का ही कंटिन्यू रखते रहे और जैसे लमसम होगा वो इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कमिटमेंट लो रहेगा। सिर्फ इसमें क्या है, आपको अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेके पैसे को लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये भी एक तरीका जिससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और होपफुली आपका जो कॉर्पस रिक्वायरमेंट वो पूरा हो जाए। ऑल द बेस्ट राहुल। आखिरी सवाल हम रवि का लेंगे और इनका सवाल भी यूट्यूब के जरिए है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, 5 CR का पोर्टफोलियो 7 से 10 साल में इनको बनाना है। अभी 10,000 रुपए से इन्होंने केवल अपनी शुरुआत की है। बताइए हर्ष। सो कविता, अगर इनका एक ही इन्वेस्टमेंट है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, सो आई डोंट थिंक ये एक सही तरीका है अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको मार्केट का सही तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन अपने पोर्टफोलियो में मिला है। आप कितने भी अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप अगर एक ये मानते हैं कि भाई मैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप में करना चाहता हूं,
तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप अपने आप को बोल सकते हैं कि ये ठीक तरीका है, लेकिन दैट्स नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन। तो आप जब अगर एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मल्टी कैप में करें, ताकि आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल सारी कंपनीज का आपको एक्सपोजर पोर्टफोलियो में मिलता है। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे कि आप अपना एक ही स्कीम अगर ले रहे हैं तो दैट इज द स्कीम। अगर कोई कारण से मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो लेना है, मुझे स्मॉल कैप में ही करना है, तो बेशक आप इस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्लियर हो कि आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए नहीं किया। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो नए हम मार्केट में आते हुए देख रहे हैं, वो पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। स्मॉल कैप में पिछले 1, 2, 3 साल में जो अच्छा रिटर्न दिया है, उनको लगता है कि यही आगे कंटिन्यू करेगा। अगर आपने सिर्फ रिटर्न देखते हुए इन्वेस्ट किया है, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए इतना अग्रेसिव बैट लेना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, तो बेशक आप इस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये बदलाव आपके पोर्टफोलियो में जो आपको चेंजेस करने हैं, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला भले ही यहाँ पर ख़त्म हो गया है हर्ष, वक्त हो गया है आज का निवेश का गुरु मंत्र जानने का। हर्ष, बताइए आपने आज के लिए कौन सा निवेश का गुरु मंत्र चुना है? तो वेल देखिए कविता, अभी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं, और जो शोज के जरिए भी सुनने में आता है कि उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। सो अभी क्या हो रहा है, लोगों को 17-18% भी उनका पोर्टफोलियो पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। लार्ज, मिड, स्मॉल कैटेगरीज में सब कॉम्बिनेशन में अगर उनको 17-18% भी उनका सीएजीआर रिटर्न ओवर लास्ट 5-10 ईयर्स दिख रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ रिटर्न है नहीं, मार्केट में लोगों के पैसे 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना एसेट एलोकेशन छोड़ के डेट में से निकाल के इक्विटी में डाल दूं। बहुत सारी चीजें ऐसे बातें हो रही है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, प्लीज मार्केट की टाइमिंग, मार्केट जो पिछले 1, 2 साल 3 साल में किया है, उसको देखते हुए अपना एसेट एलोकेशन ना बदलें। अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी टाइम होराइजन को देखते हुए, आपके गोल्स को देखते हुए आप एसेट एलोकेशन करिए। ये नहीं कि इक्विटी में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, डेट 7% दे रहा है, इक्विटी 20% दे रहा है, तो मैं क्यों डेट में हूं। नहीं, मार्केट का रिटर्न्स देखते हुए अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन प्लान चेंज किया, आगे जाके मार्केट में कुछ भी बदलाव होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स में, आप इसे झेल नहीं पाएंगे। सो मेरी बहुत स्ट्रांगली ये सजेशन है, प्लीज अपने एसेट एलोकेशन प्लान पे बने रहें, अपने टाइम होराइजन को, गोल्स को और अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। प्लीज ऐसा ना सोचें कि इक्विटी में 20-25% रिटर्न मिल रहा है तो मैं मिस आउट कर रहा हूं, मैं सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पैसा मत देखिए। एसेट एलोकेशन इज द बेसिक रूल, और उसे चेंज मत करिए इररेस्पेक्टिव हाउएवर पॉजिटिव मार्केट्स लुक। चलिए, तो यहाँ पर ये है गुरु मंत्र, जहाँ पर एसेट एलोकेशन और तमाम बातों को ध्यान में रखकर आपको चुनाव करना चाहिए फ़ंड का। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, आपने समय निकाला और सवालों के जवाब दिए दर्शकों के आज। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 व्हाट्सएप नंबर, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव रहते हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देखते आए हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।